ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम आगे, ठीक है। ध्यान देना। तो सबसे जो पहली बात करी थी हमने, बॉन्ड लेंथ की की थी। हाइब्रिडाइजेशन भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है, इसके ऊपर भी हमने बात की है। क्या क्या बात की देखो, ये बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है, इसके पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे लिखा है, और नेक्स्ट जो है वो आज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजंस में आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ अफेक्टिंग फैक्टर्स। अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या, जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनको हमने देखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे अफेक्ट करता है। तो ध्यान रहे, हाइब्रिडाइजेशन को हम जब चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अलग हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं, sp होता है, sp2 होता है और sp3 होता है। बताओ परसेंटेज s कैरेक्टर किसका ज्यादा है, बोलो। सबसे ज्यादा किसका है, sp वाले का है, 25%। sp3 का है। तो ये s कैरेक्टर का हमने देख लिया। अब हमें याद रखना, एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम्स की या जो भी एटम्स है उनकी ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। ये सिर्फ एस करेक्टर लिख लो, कोई बात नहीं, सेम चीज है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करते चली जाएगी। जैसे हमने लिखा कार्बन, कार्बन sp3 है, और ये भी कार्बन कार्बन क्या है, sp3। अगर कार्बन एक sp3 है और दूसरा कार्बन जो है वो हमारा sp2 है, तो इन दोनों में sp3 वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, sp3 वाले की बॉन्ड लेंथ कम होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो sp2 है इसके अंदर s करेक्टर ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के अंदर क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करेगा। क्योंकि जब s करेक्टर ज्यादा होगा तो ये इसको अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। इनके बीच जब अट्रैक्शन हल्का होगा तो एक डेल प्लस डेल माइनस चार्ज हल्का हल्का इसके ऊपर आएगा, पार्शियल आएगा, और ये आपस में बहुत कम दूरी पे आ जाएंगे। दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे। तो सिंपल है, एक लाइन लिखी है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज ऑन एस करेक्टर डिक्रीजमेंट, या ऐसे कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग एस करेक्टर। इसमें बहुत सारे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेंगे, लिस्ट बना देता हूँ मैं एक, और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है और बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी कितनी है, ये लिखा दे रहा हूँ बट कंपेयर करने के लिए आएगा। पूरा तो तुम्हें याद नहीं रखना है वैसे भी। अगर मुझे दोनों sp3 दिया हुआ है, मान लो इथेन दिया हुआ है ऐसे, इथेन में क्या होगा, आईपीएसी तो पढ़ ही चुके हो तुम लोग। ये देखो दोनों कैसे हैं, sp3, ये भी कैसा है sp3, इसमें sp3 हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम आती है वैल्यूज। काफी लॉन्गर बॉन्ड है क्योंकि एस करेक्टर बहुत कम है। एस करेक्टर जितना कम होगा बॉन्ड की लेंथ उतनी ज्यादा हो। फिर बच्चों देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड है,
sp3 sp2 वाला जो होगा इसका थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसका 1.5 एंगस्ट्रॉम। देखो जैसे जैसे हम एस करेक्टर बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो जल्दी से बोलो, बताओ कम होगी कि नहीं, डिक्रीज और इंक्रीज? बोलो गाइस, डिक्रीज और इंक्रीज, जल्दी से बताओ। इट विल डिक्रीज और इंक्रीज। इसके पहले एक और केस, इसके पहले एक और केस लिख लो। sp3 वाले पहले सारे देख लेते हैं, एक sp3 जिसमें हो, एक sp3 है और उसके साथ लगा लिया sp, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ये sp3 sp में क्या होगा बच्चे, 1.47 एंगस्ट्रॉम रह जाएगी। ये वैल्यू याद नहीं करनी है, सिर्फ डिक्रीमेंट हो रहा है याद रखना है। फिर देखो, फिर sp3 के सारे केस तो हो गए, अब sp2 वाले केस ले आते हैं। sp2 sp2 वाले केस ले आते हैं। यहाँ पे देखो sp2, ये वाला तो sp2 ही है, ऐसे लिख लो sp2, और उसके साथ ले आओ sp3 वाले एक भी नहीं लाने हैं, अब sp2 के बाद सीधा sp लाना है, sp2 sp। तो बताओ और भी डिक्रीज होगी, एस करेक्टर बढ़ रहा है, एक कार्बन का हमने घटा रहा है, 1.42 एंगस्ट्रॉम पे आ जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, और भी घटाएंगे, एसपी में सबसे कम होगी 1.37 एंगस्ट्रॉम। तो देखो हमने देखा है कि ये जो डिक्रीमेंट है वो कैसा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अगर ये बॉन्ड लेंथ ए बी सी ऐसे करके लिख लें, डी, सब सिंगल बॉन्ड है, एक चीज तुमने देखी होगी, बट उनके जो कार्बन है वो उनका हाइब्रिडेशन अलग है। तो ए बी सी डी ई एफ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बताओ, ए बी सी डी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बोलो। ए से। वेरी गुड, यस। चलो नोट कर लें, टाइम दे रहा हूँ लिखने का, टाइम तो दे दूंगा लिखने का, ठीक है। नीचे नीचे सर और थोड़ा क्या, और नीचे। ओके। सर डन ओके, हो गया। देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो आसान है वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, इसके अंदर जो है सिंपल सा लॉजिक लगता है। सर बोलो।
सर ऊपर की टेबल में फर्स्ट और थर्ड का बॉन्ड लेंथ क्या है? फर्स्ट का बॉन्ड लेंथ है 1.54 और थर्ड का है 1.47। ओके सर। क्योंकि यहाँ sp3 है और यहाँ sp है, तो s कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इनवर्सली है प्रोपोर्शनल। जब बॉन्ड लेंथ जो है हमें बढ़ रही है, दैट मीन्स एस कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट आएगा पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर जो चल रहा था, मेन जो हेडिंग चल रही थी बॉन्ड पैरामीटर्स की, उसके अंदर दूसरा पॉइंट है बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल क्या होता है? कोई भी जो बॉन्ड हो एडजेसेंट, उनके बीच का मिनिमम एंगल लिखेंगे। द मिनिमम एंगल between any two adjacent bonds is known as bond angle. It is represented in डिग्री। डिग्री में ही तो बॉन्ड एंगल लिखते हैं, कभी कभी मिनट में भी लिखते हैं और कभी कभी सेकंड में लिखते हैं, तो ब्रैकेट में उनके नोटेशन लिखे हैं। मिनट में 1 डैश होता है, सेकंड में 2 डैश होते हैं। जैसे तुम बताना, ये H2O है, बताओ इलोन पे, ये बॉन्ड एंगल ए होगा या बॉन्ड एंगल ये होगा बी? विच इज बॉन्ड एंगल? बोलो। ये वाला। छोटा वाला है ना, यस सर। स्मॉल जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल, ये एंगल है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। तो याद रखेंगे बॉन्ड एंगल को, अगर कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहा है तो वो कैसे अफेक्ट करेगा, ये देखना है हमें। अच्छा, पहला जो फैक्टर है वो हाइब्रिडाइजेशन का देख लो। हाइब्रिडाइजेशन से कैसे चेंज होता है, या परसेंटेज एस करेक्टर से कैसे चेंज होता है? तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। ध्यान से देखना, ये सिंपल सी बात है। बताओ CO2 में बॉन्ड एंगल कितना है? बोलो। sp है ना, 50% एस करेक्टर है। यस। BH3 में कितना बॉन्ड एंगल है? 120 है। इसमें हाइब्रिडेशन कितना है? sp2। इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? sp2, क्योंकि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि एस करेक्टर भी डिक्रीज हुआ है 33%। और CH4 में अगर देख लें तो और भी कम हो गया, 109.5 डिग्री हो गया, क्योंकि इसका sp3 हो गया, इसके एस करेक्टर जो है वो 25% है। तो देख रहे हो, जैसे जैसे एस करेक्टर डिक्रीज कर रहा है बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब P बढ़ने पे बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है। हाँ, एस करेक्टर बढ़ने पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, और क्या तुम बोल रहे हो, हाइब्रिडेशन बढ़ने पे। P भी इंक्रीज हो रहा है ना, P2 जा रहा है, P3 जा रहा है, तभी भी कम हो रहा है। हाँ। यस यस, अगर हम लोग पी करेक्टर बढ़ाएंगे तो उल्टा इस पे जो है बॉन्ड यस। एंगल क्या होगा,
वो डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल ये विस्पर थ्योरी से आ रहा है, जो थ्रेड मेथड बताया था ना, थ्रेड वाला, मिनिमम रिपल्सन के लिए जो है कैसे अटैच होंगे, उससे ये इसका मेन लॉजिक आ रहा है। मेन लॉजिक किससे आ रहा है, उसके इस वाले कॉन्सेप्ट से। आगे बढ़े। यस सर। बहुत आसान है, सीख जाओगे। ये तो हाइब्रिडेशन हो गया। अगर हाइब्रिडेशन सेम है, एक इसके अंदर लिख चुके हो हाइब्रिडेशन, दूसरा लिखो लोन पेयर। लोन पेयर कैसे अफेक्ट करता है? अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो लोन पेयर देखेंगे। व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, तो क्या देखोगे बताओ, विच विल यू हैव टू सी? लोन पेयर है, बात सही। व्हेन हाइब्रिडेशन इज सेम एंड लोन पेयर आर डिफरेंट, तो याद रखना बॉन्ड एंगल जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा लोन पेयर के नंबर बढ़ाने पे। याद आ गया होगा तुम लोगों को, वैसे तो ये पढ़ाया है मैंने। आप बताओ बच्चों, CH4 में कितने लोन पेयर हैं? हाउ मेनी लोन पेयर? बोलो बच्चों। 0। NH3 में भी हाइब्रिडेशन क्या है, सेम, बट लोन पेयर कितने हैं? 1। बॉन्ड एंगल देखो, कितना बॉन्ड एंगल है यहाँ पे बोलो। और अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना है? which what is the bond angle in ammonia? 6 या 07 डिग्री। तो ये कम हुआ कि नहीं लोन पेयर बढ़ाने से? क्यों? रिपल्सन की वजह से। VSEPR, कितने लोगों ने याद है VSEPR? सबको याद होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इसलिए कर रहा है बिकॉज लोन पेयर के नंबर बढ़ा रहे हैं। एनी डाउट? नो सर। ओके। आगे बढ़ता है, नोट कर लिया होगा। सर देखो, थर्ड पॉइंट है, व्हेन, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो लोन पेयर हैं उनकी बात कर ली जाए तो वो भी सेम हो। अगर लोन पेयर की बात कर ली जाए, अगर वो भी सेम निकला है ना, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। तो लिखेंगे व्हेन हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर बोथ सेम, अगर ये दोनों सेम है, आर सेम, देन इसके अंदर दो पॉइंट है। अगर लोन पेयर और ये दोनों चीजें क्या है, सेम हो गई, देन बॉन्ड एंगल किससे डिसाइड करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम से। देन electronegativity of central atom and
साइड एटम्स विल डिसाइड बॉन्ड एंगल, विल डिसाइड बॉन्ड एंगल। ठीक है, तुमको मैं ताजा तरीन एग्जाम्पल लेता हूँ इसके अंदर और समझना है, ध्यान समझना। सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या स्टार्टिंग में? तो यहाँ पे ये यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सीए का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम। जैसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ एग्जाम्पल, OF2 है, पहले पहले वाला करेंगे। व्हेन इसके अंदर भी दो टाइप हैं, व्हेन सेंट्रल एटम इज सेम एंड साइड एटम्स आर डिफरेंट, साइड एटम्स आर डिफरेंट। जैसे OF2, OH2, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा बताओ? तो बोलेंगे भैया लोन पेयर भी सेम है। अब क्या देखोगे बताओ, अब क्या देखोगे, विच विल यू सी, विच फैक्टर विल यू सी, बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो, बोलो बच्चे। 3.5 हाँ, और फ्लोरीन की 4। तो फ्लोरीन तो, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के पास रहेंगे लोन पेयर थोड़ा ज्यादा, ये बॉन्डिंग पेयर सॉरी। अब यहाँ पे रिपल्सन होने के बाद मान लो कोई पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल आ गया यहाँ पे ए, थोड़ा रिपल्सन तो रहेगा जरूरी, वो तो हमेशा रहता है। साथ में ये लोन पेयर्स क्या है, दोनों जगह सेम है, तो इनका कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा है। एच और ओ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो। एच और ओ में कौन सा ज्यादा है? अरे बहुत सिंपल है, जल्दी बताओ। एच या ओ? ओ है। तो बताओ यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है कि यहाँ पे? एक हमारे पास ये क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा है, अगर कम डिस्टेंस पे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, या अगर इस पॉइंट से दूर नेगेटिव चार्ज पड़ा है कहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा बढ़ेगा? विच विल एक्सपैंड मोर, विच विल इंक्रीज मोर, कौन सा ज्यादा फैलेगा? विच विल एक्सपैंड मोर, ए और बी? ए ज्यादा बड़ा होगा ना बी से, क्योंकि यहाँ रिपल्सन ज्यादा है। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फैल जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा, OF2 में, और OH2 में से OH2 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। OF2 से ज्यादा किस में है, H2O में बॉन्ड एंगल। और इट नोट करो, सिंपल लॉजिक है। अगर हमारे पास एक पॉइंट है, उससे दो जो है स्टिक्स हमारी यहाँ पे अटैच्ड हैं, और उन स्टिक्स के अगर बिल्कुल कनेक्टेड पॉइंट पे, जो हमारा पॉइंट कनेक्शन वाला है, वहां पे अगर नेगेटिव चार्ज डाल दिया जाए तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन की वजह से वो फैल जाएंगे। जब वो एक्सपैंड कर जाएंगे, जब वो इनलार्ज हो जाएंगे, जब वो एक्सपैंड कर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस पॉइंट से दूर हो, जैसे इस वाले केस में है, तो इससे क्या होगा, ये रिपल्सन डिस्टेंस बढ़ गई, तो इतना ज्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, और बॉन्ड एंगल इसका पहले वाले सिचुएशन से कम रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ ए बी मान लिया, इसको थोड़ा अलग कर लो, जो हमने लिखा है उसके हिसाब से कर लें इसको। ये वाला मैंने H2O का लिखा है, हाइड्रोजन, ये वाला मैंने फ्लोरीन का लिखा है, तो इसको हाइड्रोजन वाले को माना है मैंने बी माना है, इसको माना है हमने ए, उधर से कंपेयर करेगा, तो दोनों में ए और बी में से बी की वैल्यू ज्यादा है, या H2O वाले की वैल्यू ज्यादा है। बोलो इसमें कोई डाउट, एनीवन? जल्दी से बता देना अगर कोई डाउट है। एनी डाउट, फटाक से बताओ, किसको किसको डाउट आ रहा है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना है।
बताओ बॉन्ड पेयर रिपल्सन OF2 में ज्यादा है या H2O में? इन विच बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर? OF में। OF में नहीं है, जिसमें पास है, हिंज के पास, जिसमें हिंज के पास है। यहां ज्यादा रिपल्सन होगा कि यहां ज्यादा रिपल्सन होगा? बोलो, इसमें ज्यादा रिपल्सन होंगे या इसमें ज्यादा रिपल्सन होंगे? सर H2। H2O में ज्यादा होंगे ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है उसके बहुत पास आ गए हैं लोन पेयर से। पास आ जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी और रिपल्सन बढ़ेगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन इसमें ज्यादा है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर इन H2O, इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ता है। ओवरऑल समझ आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। इसमें व्हेन सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, बी में लिखो, व्हेन सेंट्रल एटम इज डिफरेंट but hybridization and lone pair same। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है बताओ दोनों पे? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? कौन बताएगा? हैंड रेज करो कि मैं बताऊंगा। हु विल टेल हाइब्रिडाइजेशन इन H2? अगर देखें लॉजिक से तो sp3 sp2 दोनों में sp3, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? बोलो, ऑक्सीजन की कि सल्फर की? ऑक्सीजन की होती 3.5, सल्फर की होती 2.6, हाइड्रोजन की होती 2.1। डिफरेंस कहाँ ज्यादा है? ऑक्सीजन में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं बॉन्डिंग के, वो ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, इसलिए ये वाला एंगल ज्यादा होगा ए, और ये वाला एंगल बी कम होगा। तो ए इज ग्रेटर देन बी। ये भी समझ में आ रहा है? एनी डाउट? नो सर। सर एक मिनट ये नोट करना। हाँ नोट करें प्लीज, ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन आस्क। सर डन। ओके, ऐसे ही अगर मैं और भी बात करूं तो यहाँ पे भी लिख देंगे, कंपेयर
bond angles in NH3, PH3, ASH3, SbH3, कंपेयर करो बॉन्ड एंगल। क्या आंसर आएगा? सर सर हाँ? नेगेटिविटी के वैल्यूज याद करना है। हम्म। नहीं नहीं, ये पता है ना, ये एक ही ग्रुप के हैं, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती कि नहीं? याद आ गया? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीजेस। डिक्रीज। अगर डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल तो बता सकते हो ना। फिर एक ड्रेगोज रूल भी पढ़ाएंगे, उससे और कंप्लीट हो जाएगा, वो आगे क्लास में आ जाएगा। इसमें ज्यादा होगा, बोलो। NH3। देखो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, काफी ज्यादा रिपल्सन होगा। मोस्ट रिपल्सन कहाँ पे होगा? नाइट्रोजन के केस में होगा, कि बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। पीएच3 में क्या होगा, थोड़ा सा बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम है। इसमें तो एएस की और भी कम है। ऐसे करके करते डिक्रीज करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो बताओ बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें आएगा? इसमें सबसे NH3। ज्यादा एक्सपेंशन, तो ये डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी गुड। इसके लिए सिर्फ अमोनिया फैमिली के हाइड्राइड्स में, मतलब जो हमने क्वेश्चन दिया है। ऐसे H2O H2S में किसका होगा बताओ? H2। H2 भी आता है, सेलेनियम। H2 पोलोनियम भी आता है, तो H2O का ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलो।
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। ओके, यस सर। डन, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। साइड एटम का मैंने बता दिया था पहले ही, उसमें भी यही करना था। अब इसमें आ जाता है ड्रैगोज रूल। याद रखना है, ड्रैगोज रूल इंपॉर्टेंट रूल है और इसको रखना पड़ेगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल in the hydrides of 15th and 16th group elements beyond third group elements of करके लिख लो of third period and beyond pure p orbitals used in bonding and no hybridization occurs। इसमें ये याद रखना है कि जो 15th और 16th ग्रुप है, बताओ 15th ग्रुप कौन सा है? नाइट्रोजन फैमिली, याद आ रहा है? यस सर। 16th ग्रुप कौन सा है? ये ऑक्सीजन फैमिली। तो इसमें सेकेंड पीरियड है तो नाइट्रोजन का है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं थर्ड से जो लेकर के जो हैं ये वाले, इनके जो हाइड्राइड्स सर बनेंगे। हाँ, वो क्या लिखा है पी ऑर्बिटल के पहले? प्योर 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 मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसमें प्योर पी ऑर्बिटल्स जो है वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। मतलब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वीबीटी विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, वो यहाँ पे होगा। किसमें होगा ये? 15 और 16 जो ग्रुप हैं, 15th एंड 16th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, इनके अंदर ये काम होता है। ठीक है, याद रखोगे। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर। ओके,
सडन। हाँ तो बताओ, अब हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, क्या बोल रहा है ये समझ लेते हैं इसमें। बताओ NH3 जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, बट PH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराना है। इसमें क्या करना है, फास्फोरस कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस में, 5। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनमें हाइब्रिडेशन नहीं कराओ, 3s और 3p इनको प्योर रखो, प्योर विदाउट हाइब्रिडाइज्ड। PH3 से लेके आगे तक इसमें क्या करना है, फास्फोरस के पास लोन पेयर रहेगा और 2px 2py और 2pz, इनसे हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, डायरेक्ट बॉन्डिंग करेगा। तो ऐसे आएगा PHH और एक परपेंडिकुलर H और लोन पेयर। बताओ एंगल कितना हो जाएगा फिर, बॉन्ड एंगल बोलो, 90 डिग्री। तो NH3 में एंगल कितना है, 107 डिग्री। NH3 में बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री, काफी ज्यादा है। बाकी NH3 के बाद में जो आते हैं ड्रैगोज रूल क्या बोलता है, इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, ऑलमोस्ट कितना है बताओ, बिकॉज प्योर p orbitals takes part in bonding, takes part in bonding, गॉट इट। तो PH3 SH3 जो लिखा है इसमें ये सब क्या है, सेम बॉन्ड एंगल है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसमें भी ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इस लॉजिक से भी आंसर सेम आता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले लॉजिक से भी आंसर क्या आता है, सेम। देख रहे हो कि नहीं सारे बच्चों, सेम आंसर आया कि नहीं। लेकिन ड्रैगो रूल क्या बोलता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्ट 107 से ऑलमोस्ट 90 होता है। सिमिलरली H2O में तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। H2SE इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराना है, पोलोनियम में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ये बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्ड एंगल कितना है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसको नोट कर लें, ये ड्रैगो का रूल है। ये किसका रूल है, ड्रैगो। एक्सप्लेन करता है ये एक्चुअल में व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस।
सर नीचे स्क्रॉल करिए ना। डन डन, जल्दी से लिखें। ये हो गया, सर ये लिखना है। जल्दी जल्दी लिखो। देखो ठीक ठाक इसको याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल। ओके, अभी विजिबल होगा पूरा ना? यस। हाँ हो गया। यस। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ड्रैगोज रूल तुमने देख लिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके ऊपर भी थोड़ा काम कर लें। नेक्स्ट पैरामीटर आता है, वो बीच में एक रूल आ गया था उस पे बॉन्ड और एंगल से रिलेटेड। अब हमारे जो पैरामीटर्स चल रहे हैं उस पे आ जाते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर है, डिपेंड करेगा बॉन्ड ऑर्डर पे, और बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। दूसरी चीज जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड की लेंथ पे डिपेंड करेगा। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करेगा, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना भी ज्यादा डिफरेंस होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो डेल्टा ई एन पे डिपेंड करेगा, डेल्टा ई एन पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हमारा, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। बताओ सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है? किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि तीन तीन बॉन्ड लगे हैं, उसको तोड़ने में ज्यादा time। इसमें बताओ, इसमें से सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है? बोलो। HF। बहुत आसान, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी ज्यादा है और ये कम होते जा रहा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एच एफ इज स्ट्रॉन्गर। दूसरा तो इसमें क्या लॉजिक है, एच एफ बॉन्ड का जो लेंथ है वो छोटा है, क्योंकि साइड एटम छोटा है, फ्लोरीन छोटा एटम है। और एच सी एल बॉन्ड में थोड़ा सा बड़ा है स्ट्रेंथ, क्योंकि सी एल थोड़ा बड़ा एटम है। एच बी आर और भी लॉन्गर है, क्योंकि ये बी आर और बड़ा है। और एच आई बहुत बड़ा है, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है।
बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट रही है। ऐसे भी समझ सकते हो, साइज ऑफ द साइड एटम जितना बड़ा होगा उतना भी दिक्कत होगा बॉन्ड को बनाने में। डन। और लिखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्ड पॉइंट पे लिख लेंगे, और ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो वो भी तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर यहाँ कार्बन कार्बन sp वाला है, सिंगल ही बॉन्ड है, लेकिन sp2 वाले से तो स्ट्रांग होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है इनकी, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है। और अगर sp3 वाला है तो उससे तो सबसे स्ट्रांग होगा, सबसे वीक तो यही हो जाएगा बेचारा। सबसे स्ट्रांग कौन सा होगा? sp वाला, क्योंकि sp वाले की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सबसे छोटी। आज ही पढ़ाया है कि नहीं? ए सबसे छोटा है और सी सबसे बड़ा है। तो अगर ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है तो इसके जस्ट अपोजिट बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। क्या हमने सीखा? बॉन्ड की जो लेंथ होती है अगर वो कम हो रही है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। जितना लंबा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना आसान है, जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना क्या टफ है। ये लॉन्गर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्पर्स होते हैं, डिस्टेंस न्यूक्लियस के बीच की ज्यादा होती है, इसको तोड़ना आसान है। जो छोटा बॉन्ड है उसको तोड़ना टफ होता है। नोट करें जल्दी इसको। ठीक है, नोट कर लें इसको। हाँ, तो हो गया, डन। यस सर। Yes, sir. स्ट्रॉन्ग कौन सा है ये बॉन्ड समझ में आना चाहिए। और इसके अंदर बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर देखनी है तो चौथा पॉइंट लिख लेना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ। कितनी स्ट्रांग ओवरलैपिंग हो रही है बताओ? 1s2p ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, या 1s3p, या 1s4p? किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रांग है? ध्यान से बताना। एक ही इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, किसी भी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक।
या फिर वो वैकेंट होगा, या दो होंगे। तो यहाँ पे तो सारे एक जैसे हैं ना, उनको कंपेयर कर रहे हैं। 3p का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा ना। तो 2p, So 1s2p. 3p और 4p। 4p का साइज थोड़ा हमने छोटा बनाया है, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। देखो जितना बड़ा हो रहा है उतना ज्यादा क्या हो रहा है उसके अंदर, बॉन्ड बनाने की जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट है वो कम होते जा रहा है। सबसे ज्यादा जो होगा वो 1s2p में होगा। सबसे ज्यादा जो होगा वो किसमें होगा, 1s2p में। क्यों? क्योंकि उनके साइज कंपेरेबल हैं और डिफ्यूजन कम है, कम डिफ्यूज्ड है। इसमें और कम होगा और इसमें सबसे कम होगा। जितना बड़ा साइज करोगे उतना, यस करेक्ट है प्रियांशी, 1s2p में सबसे बढ़िया से ओवरलैपिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, है ना। मान लो ऐसा ऑर्बिटल है और तुम इतने बड़े हो। अब यहाँ पे तुम्हारा जो यहाँ ओवरलैपिंग वो बहुत कम हुआ, क्योंकि जो ऑर्बिटल का साइज है उसके रेस्पेक्ट में तो तुम बहुत छोटे हो। अब तुम्हारा और इनका कोई रिलेशन बढ़िया हो नहीं पा रहा है। 1s अगर ये है और ये मान लो है 4p, तो ये ऐसा होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसमें पूरे में घूम रहा है और इसका मैक्सिमम पार्ट तो अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे डिलोकलाइज्ड है। और वही यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो साइज बढ़ाने से साइड एटम का हमारा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट घटते चला जाता है। ठीक है, ये साइज बढ़ रहा है तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट भी घट रहा है। तो समझ गए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, 1s2p। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ आगे बढ़े। पांचवा देख लेते हैं, इसी में एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसको ए मान लो, जबकि डिफरेंट डिफरेंट शेल है। 2p का मतलब है वैलेंस शेल, जो उसके दो है, 3p वाले में थर्ड है, ऐसे करके। तो अगर हम इसमें देखें, तो 2p 2s 2s बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होगा, ये तो सिखाया है ना। when same shell when shell is same, जब क्वांटम नंबर n की वैल्यू सेम है तो क्या होगा। 2p ज्यादा डायरेक्शनल है तो इसमें ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग होगी, सिखाया है ये वीबीटी में, सिखाया था। बोलो, सिखाया था कि नहीं? यस भाई, जितना डायरेक्शनल होगा उतनी ज्यादा होगी पेयरिंग, जितना कम डायरेक्शनल होगा उतनी कम पेयरिंग होगी। नोट्स रिवाइज करो। और इन तीनों से वीक होगा 2p पाई बॉन्ड। 2p पाई सबसे वीक होगा। पाई बॉन्ड कैसा होता है बच्चों, वीक वीक। होता है। हाँ तो ये सबसे वीक होगा। तो 2p जो पाई होगा वो वीक होगा। ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये भी नोट कर लें। समझ में आ रहा है सारा? बोलो बच्चों, आगे बढ़ जाएं। सेवंथ इसका देख लो, नहीं कितने हो गए थे, 4 5 देख लो। लोन पेयर्स पे कैसे डिपेंड करते हैं, लोन पेयर्स के नंबर पे। अगर बॉन्ड जो है सिंगल सिंगल है, एक ही एक बॉन्ड है और सेम एटम्स के पीछे, तो लोन पेयर पे कैसे डिपेंड करेगा। देखो सिर्फ अगर लोन पेयर का डिफरेंस है, बताओ लोन पेयर बढ़ाने से बॉन्ड एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी, बताओ एटम के ऊपर। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तब समझ पाओगे क्या पूछ रहा हूँ, है ना। इसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी,
या इसमें ज्यादा होगी या फाइनली इसमें ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो जीरो है। बोलो बच्चों। और एफ एफ वाले में क्यों, ऐसा क्यों, क्या सर उसमें ज्यादा तो नेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है लेकिन सेम एटम है ना, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव की कोई बात ही नहीं है, तो एफ ही है ना। भाई एच के साथ होता तब बोलते ना तुम, इसमें डिफरेंस है नहीं बच्चे, इसमें उसकी बात कहाँ करोगे। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है बच्चे, क्या डिफरेंस है उसमें। सर लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर की वजह से रिपल्सन बढ़ेगा ना बच्चा, क्या बढ़ेगा, तो ये तोड़ना चाहेगा इस बॉन्ड को। सबसे स्ट्रांग कौन सा होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी प्रोपोर्शनल है। यूनिवर्सली। हाँ, रिपल्सन से क्या हो जाता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस बॉन्ड को वीक करते हैं, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना वीक बॉन्ड। इसीलिए तो कार्बन जो है वो डायमंड बनाता है। फ्लोरीन डायमंड बनाता है क्या, डायमंड कौन बनाता है, कार्बन। होता है डायमंड, स्ट्रांग है कि नहीं बहुत, डायमंड स्ट्रांग है कि नहीं ज्यादा। इसमें कैटेनेशन होता है, क्या होता है इसमें, नेटवर्किंग, इसको नेटवर्किंग क्या बोलते हैं, कार्बन का कार्बन से जुड़ना इज कॉल्ड कैटेनेशन, जुड़ता जाता है जुड़ता जाता है। बट फ्लोरीन के पास चूंकि वैलेंसी भी एक ही है तो एक बॉन्ड बना के रुक गया। ऑक्सीजन के पास तो चांस है लेकिन वो डबल बॉन्ड बना के रुक जाएगा। लोन पेयर से होने की वजह से कैटेनेशन हो नहीं पाता है, लोन पेयर होने की वजह से क्या नहीं हो पाता है, बोलो। ये इतना रिपल्सन होगा कि ये टूट फूट जाएगा सब, जुगाड़ बन नहीं पाता इन लोग का। समझ रहे हो कि नहीं बात को मेरी, है ना सही बात। और कार्बन में क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल सा है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, बताओ ऐसा बिल्कुल खुला है, ऐसे जुड़ता चला जाता है, देखो ऐसे जुड़ता चला जाता है। इसलिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने ज्यादा हैं बताओ, मिलियंस के अंदर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी गिनती भी नहीं कर पाएगा कोई। हाँ, हाइड्रोलिक पंप तो ऐसा नहीं कि डायमंड को तोड़ते नहीं, डायमंड को ब्रेक किया जा सकता है। सब चीजें दुनिया में तोड़ी जा सकती हैं, सब एटम से मिलके बनी है, सबको तोड़ दो जला दो, तो अलग अलग रिएक्शंस। लेकिन हार्ड का मतलब होता है नॉर्मली जो है हार्डेस्ट मटेरियल के अंदर आता है डायमंड। उसका रीजन यही है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा नेटवर्किंग है, बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर जो है उसका, थ्री डायमेंशनली स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाता है और वो ब्रेक नहीं होता जल्दी। प्रेशर लगा के हम लोग तो कार्बन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंडीशन बदल के हम लोग उसको बर्बाद कर सकते हैं। कार्बन डायमंड के अंदर क्या है कि वो हार्ड है सब कुछ, लेकिन जब उसकी रिएक्शन आग से कराओगे तो जल जाएगा, टाइम भी लगेगा, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, यस। और इतना स्ट्रांग क्यों है, इतने ज्यादा बॉन्ड है, ब्रेक करने चलेगा तो परेशान हो जाएगा आदमी। नेटवर्क है पूरा, इसको ब्रेक करो, 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 बहुत दिक्कत है। इसलिए डायमंड क्या है, खूब ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत बहुत ज्यादा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है इसका, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। डन, कुछ बचा है इसमें, एनीथिंग रिमेनिंग। सर आपने बॉन्ड एनर्जी के ऊपर क्या लिखा है? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो ये हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर और तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, ये मतलब सही बात है,
कार्बन के कंपाउंड्स बड़े खतरनाक होते हैं, तो उनके नाम लिखना कोई आसान बात नहीं है, बहुत टफ होता जाएगा आईपीएससी नाम। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट डाइपोल मोमेंट। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर हम लोग आयनिक करैक्टर लाएंगे। डाइपोल मोमेंट न्यू टॉपिक है। डाइपोल मोमेंट क्या बोलता है? डाइपोल मोमेंट ये बोलता है पोलैरिटी इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये और क्या बताता है? ये और इसको लिख सकते हैं मॉलिक्यूल। ये क्या बताता है? फजांस रूल क्या बताता था? व्हाट इज द नीड ऑफ फजांस रूल? बोलो, फजांस रूल के बारे में क्या ख्याल है? फजांस रूल टेल्स दी कोवेलेंट कैरेक्टर एनी कंपाउंड। और डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? बोलो, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। डिफरेंस कितने लोग को समझ में आ गया दोनों का? एक कंपाउंड में आयनिक में कोवेलेंट बताता है, दैट इज फजान का रूल। एक जो है कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर बताता है, दैट इज पोलैरिटी बताता है बॉन्ड की, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन क्या है? लिखेंगे it is the it is the measurement of it is the measurement of polarity in a covalent bond and or दोनों में बता सकते हैं, और in a covalent molecule, कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम क्या बताते हैं? पोलैरिटी। इसको म्यू से लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय, डाइपोल मोमेंट जो टॉपिक है, जो टर्म है, इसको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इसको कैसे डिनोट करते हैं? डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। इससे लिखते हैं इसको म्यू, एम यू, म्यू। म्यू इसका नाम है। म्यू जो है ये जो साइन है, ये वाला साइन यूज करते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर याद रखना, म्यू। ठीक है? कैसे इसकी बात कर रहे हैं देखना। ये फॉर्मूला जो म्यू का है वो क्या है? Q इंटू डी। क्यू क्या है? मॉड क्यू है। मॉड क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डाईपोल का मतलब है दो पोल होंगे। अभी दिखाने कैसे हैं, अभी दिखा रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस और पोल्स। देखो, ये मान लो एक हमारे पास ई डिस्टेंस पे दो चार्जेस हैं। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो बताओ इनका डायपोल मोमेंट कितना होगा? बोलो। इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डेंसिटी। डी डिस्टेंस पे दो चार्ज रखे हैं, इनका पूरा जो है जो सिस्टम बनेगा इसको बोलेंगे डाइपोल। दिस इज अ डाइपोल। इसको क्या बोलेंगे? एक डाइपोल। इस डाइपोल का जो मोमेंट है, मोमेंट MOMENT, उसको निकालते हैं मॉड ऑफ Q क्रॉस D, वेयर Q इज द चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस। अब सुने बच्चों, इसकी जो यूनिट लिखते हैं म्यू की, वो SI यूनिट में क्या आएगा? कूलाम इंटू मीटर। लेकिन इसकी जो यूनिट है, पॉपुलर यूनिट, वो है डिबाई, जिसके अंदर इसको एग्जाम्स में या हमारे जो बुक्स हैं, जो हमारी पढ़ाई है, उसमें यूज करते हैं, वो डिबाई है। डी, डी मीन्स डिबाई, डी से डिनोट करते हैं डिबाई। कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 10 टू पावर माइनस 30 मीटर। याद रख पाओगे? बोलो।
नोट करो जल्दी। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? पोलैरिटी बताता है। किसमें? कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, कोवेलेंट कंपाउंड्स में। क्या डेफिनेशन है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू क्रॉस डी। मॉड ऑफ क्यू क्रॉस डी। मॉड ऑफ क्यू क्रॉस डी। डन? नोटेड? एनीवन रिमेनिंग गाइस? सर नीचे का नोट करना। ओके। सर और नीचे स्क्रॉल करें। ओके, जल्दी जल्दी नोट करें। हाँ, डिबाई और डायोप्टर दोनों डी से ही लिखते हैं, तो कभी कभी डायोप्टर जो है ये समझ में आता है, बट याद रखना डिबाई है। वो क्वेश्चन के रेफरेंस से समझ में आएगा, कॉन्टेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का समझ में आएगा, बट दोनों ही डी से डिनोट करते हैं। डन? क्वेश्चन करें इस पे एक? यस सर। ओके, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना है, बस फॉर्मूला लगाना है, कुछ है नहीं इसमें। कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl इफ बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ दैट इज डी वैल्यू दिया है 1.34 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करें। डिवाई में कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं। चार्ज दिया है, चार्ज जो है हमारा दिया है
प्लस 0.16 और ऑन H प्लस, या ऐसे दिया हो सकता है चार्ज इक्वल टू 0.16 क्या मतलब है इसका? कितना परसेंट चार्ज सेपरेट हो रहा है? 16%। अगर कंप्लीट चेंज होगा तो कितना आएगा बोलो? +1 -1, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.16। मतलब जो चार्ज है वो कितना है? मैग्नीट्यूड इतना चार्ज है, 1.6 इंटू 1.6 टू 10⁻20 कूलम। आगे सॉल्व करें। कितना डिवाइड आता है? आंसर बताओ। डिराइव किया या गिवन है? ये गिवन है, ये गिवन है इतना डेटा। तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। क्यू भी दिया है 1.6 1.6 10⁻20 और डी कितना दिया है? 1.34 10⁻10। तो यहाँ से जो 1.6 है, 1.34, 1.6 10⁻720 और 10 कितना होगा? -30 कूलम मीटर में आएगा। ये वैल्यू हर जगह तुमको मिल जाएगी, है ना? ये 1.6 इसका और 10⁻10 10 ये हमेशा मिल जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। या 19 कर सकते हो, वो भी है। अब इसको अगर मुझे डिवाइड करना है डिवाइड में बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? कितने से डिवाइड करें बोलो? 3.33 10⁻30 से। तो क्या बन जाएगा ये? डिवाइड -30 कट गया। डिवाइड में बनाने के लिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? कन्वर्जन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान तो है भाई, मैंने सिखाया। 1 डिवाइड कितना है? इतने ही तो है कूलम मीटर में। तो 1 कूलम मीटर कितना आएगा? कितने लोग को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। पूरा 1 आ गया? वेरी गुड, ऑलमोस्ट, है ना? 1.03 आया होगा। आया? ये इसका डायपोल मोमेंट आया। कितना आसान सवाल है। तो चार्ज जो है वो पार्शियल सेपरेट होता है। 16% चार्ज सेपरेट हो रहा है। कितना हो रहा है? कितने परसेंट है बोलो? 16%। 16%। मतलब +1 ही ऐसे नहीं हो रहा। ऐसे कहाँ हो रहा है? ये तो 100% आयनाइजेशन हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सबने आंसर सही दिया। जल्दी नोट करें इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। किसी को कुछ डाउट है डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन में तो पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। डन? Yes, sir. Done. तो अभी तुम्हारी क्लास और है क्या? हाँ, Sir, 9 बजे। इसी आईडी पे है?
No, sir. Sir, 9 to 11 doubt batch. तो एंड कर देता हूँ फिर, है ना? चलो Thank you, sir. हाँ चलो बाय बाय। होमवर्क जो देंगे वो करना पड़ेगा, अभी पोस्ट करेंगे।